फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2026 का घटना चक्र का जो पॉइंटर आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं और इसमें आपका 30 मई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक का वार्षिक संकलन दिया गया है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, आरओ का, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और चलिए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे है कि सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिनस का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो जो भी पहली चीज़ होती है वो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो है भारत। सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिनस का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो भारत बना है। और हाँ, जिसने भी पुराना जो करंट अफेयर्स है उसको रिवीजन नहीं किया है, प्लेलिस्ट में इसकी पॉइंटर का सीरीज पड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, बायोबिटुमिनस बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, तो कृषि अपशिष्ट अवशेषों का। बायो जब बिटुमिनस बनाते हैं तो उसके लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं, तो कृषि अपशिष्ट अवशेषों का इसमें प्रयोग करते हैं। सड़क निर्माण में 15% बायोबिटुमिनस मिश्रण में भारत सालाना कितनी विदेशी मुद्रा को बचा सकता है, तो लगभग 400 करोड़। ठीक है, तो सड़क निर्माण में 15% बायोबिटुमिनस मिश्रण से सालाना भारत कितना अपनी विदेशी मुद्रा को बचा लेगा, तो 4000 करोड़ रुपए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी एक नए शुभंकर का नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका, उदय। इसको याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी नए शुभंकर का नाम क्या होगा, तो उदय नाम होगा उसका। उदय शुभंकर को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आधार सेवाओं की जानकारी को सरल और सुलभ बनाना। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको कहते हैं UIDAI के अध्यक्ष कौन है, तो नीलकंठ मिश्रा। क्या नाम है इनका, नीलकंठ मिश्रा इनका नाम है। तो ये MCQ के फॉर्म में दे दिया जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, इनका नाम याद रखना है। अभ्युदय 3 तकनीकी संगोष्ठी कहाँ आयोजित की हुई है, तो ये आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना। आवाज़ों के जुगनू द वॉइस मास्टर ऑफ इंडिया पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है, तो ये भी स्टार पॉइंट बना लीजिए, पूछा जा सकता है। आवाज़ों की जुगनू द वॉइस मास्टर्स ऑफ इंडिया पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जिसको कहते हैं IGNCA। आवाज़ों के जुगनू का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की मशहूर आवाज़ों का दस्तावेजीकरण करना और उसको सहेजना। तो भारत की मशहूर आवाज़ों का दस्तावेजीकरण और सहेजना इसका मेन उद्देश्य है। अगला है आपका राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन की बात हो रही है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका गुवाहाटी असम में। कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। किस राज्य ने 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की है, तो वो है असम। 8वां वेतन आयोग किसने गठित करने की घोषणा की है, तो वो है असम। इस आयोग के प्रमुख कौन बने, तो सुभाष चंद्र दास। क्या नाम है इनका, सुभाष चंद्र दास। यह 8वें वेतन आयोग के प्रमुख बने हैं। किस मंत्रालय ने नया लोगो और शुभंकर को अपनाया, किस मंत्रालय ने, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। मंत्रालय के नए शुभंकर का क्या नाम है, तो सांख्यिकी नाम है इसका। ये भी आपका स्टार पॉइंट है। तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर नया उपकर कब से लागू हुआ, तो 1 फरवरी 2026 से। तो तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर नया उपकर कब से लागू हुआ, तो 1 फरवरी 2026 से। डेट भी पूछ ले रहा है आजकल एग्जाम्स में, तो आपको इसकी डेट याद रखनी होगी। नए कर उपकर किसकी जगह लेंगे, तो वर्तमान क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेंगे। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट आदि पर GST कितना होगा, तो 40% होगा, जबकि बीड़ी पर कितना GST लगाई जाएगी, 18%। तो इसमें कितनी चीजें याद रखनी है कि डेट याद रखनी है। 1 फरवरी 2026 नए उपकर किसकी जगह लेंगे, तो वर्तमान क्षतिपूर्ति उपकर की। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट आदि पर कितना % GST लगेगा, तो 40%, बीड़ी पर तो 18%। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह जी ने। ठीक है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितना रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, तो लगभग 44.5 गीगावाट की। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता नवंबर 2025 में कितनी हो गई है, तो 132.85 गीगावाट। नवंबर 2025 तक पवन ऊर्जा की स्थापित ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है, तो वो है 54 गीगावाट। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की रिकॉर्ड वृद्धि बताना है, तो 44.5 गीगावाट बतानी है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी रिकॉर्ड वृद्धि है, टोटल की बात कर रहा है, तो आपको 44.5 गीगावाट। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता तो 132.85 गीगावाट। अगर ये इसकी बात करें पवन ऊर्जा की, तो लगभग 54 गीगावाट। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। और गैर जीवाश्म ईंधन की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें 262.74 गीगावाट
किसकी है? तो गैर परंपरागत या गैर जीवाश्म ईंधन की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई? तो 262.74 गीगावाट। लैंड स्टैक का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसका लैंड स्टॉक का शुभारंभ किया हुआ है। लैंड स्टैक किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? लैंड स्टैक किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया, ये पूछना है। तो डिजिटल इंडिया भूमिका रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। किसकी बात कर रहा है? मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पीएम मोदी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में बदलाव से संबंधित अपने पूरे फैसले पर रोक लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में बदलाव से संबंधित अपने पूरे फैसले पर रोक लगाई? तो अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से संबंधित। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया? तो केंद्र सरकार तथा राजस्थान, गुजरात, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा को इन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो केंद्र सरकार को, राजस्थान, गुजरात, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा को। आपको कमेंट बॉक्स में एनसीटी का फुल फॉर्म बताना है और उसके अंतर्गत कितने जिले शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो वो है लखनऊ। और किसने किया? तो मोदी जी ने, ये याद रखना है, पूछ लेगा। किस अवसर पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो पूर्व पीएम जो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 20 दिसंबर 2025 को। 20 दिसंबर 2025 को। विधेयक का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण 2025। 1 जुलाई 2026 से इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को या मनरेगा को इसने प्रतिस्थापित किया है। विधेयक का पूरा नाम भी याद रखना है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण 2025। 1 जुलाई 2026 से इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम कहते थे मनरेगा, इसको प्रतिस्थापित किया है। नए अधिनियम में कम से कम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है? तो 125 दिन प्रति वर्ष। यह गारंटी किसके लिए है? तो ग्रामीण परिवारों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो डिब्रूगढ़, असम में। कहां पर? डिब्रूगढ़, असम में। इस उर्वरक संयंत्र का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो असम वैली फर्टिलाइजर एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी? याद रखना है आपको, डिब्रूगढ़, असम में। और इस उर्वरक संयंत्र का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के द्वारा। शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की, ये कार्यक्रम है किसके जन्म शती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के। भारत का पहला बड़े स्तर का किसान केंद्रित कार्बन क्रेडिट मॉडल किसने शुरू किया है? तो आईआईटी रुड़की ने किया है। भारत का पहला, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखना है कि भारत का पहला बड़े स्तर का किसान केंद्रित कार्बन क्रेडिट मॉडल किसने शुरू किया? तो आईआईटी रुड़की ने। इसके माध्यम से किसान वैज्ञानिक रूप से सत्यापित कार्बन क्रेडिट के आधार पर क्या प्राप्त कर सकेंगे? प्रत्यक्ष आय को प्राप्त कर सकेंगे। कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए किसानों को कौन सी जलवायु पद्धतियां अपनानी होंगी? तो जलवायु अनुकूलन से संबंधित जितनी भी पद्धतियां होंगी वो सभी अपनानी होंगी। किसे केंद्रीय सूचना आयोग सीसीआई के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को। इनका नाम याद रखना है, नियुक्ति से संबंधित है। किसे केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। कितने नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए? तो वो है 8। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। कौन से अधिनियम के तहत? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो वो है 10। भारत में भाजपा का सदस्य अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पंकज चौधरी को। तो ये आपके यूपी स्पेशल के अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पंकज चौधरी को। पंकज चौधरी किस लोकसभा सीट से 7वीं बार सांसद है? तो महाराजगंज। इनका ये किस सीट से है? तो महाराजगंज से, और ये 7वीं बार सांसद है। भाजपा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो नितिन नबीन ने। भाजपा के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसका पदभार नितिन नबीन ने संभाला हुआ है। नितिन नबीन किस सीट से विधायक थे? तो बांकीपुर, बिहार से। वर्तमान नितिन नबीन किस राज्य के राज्यसभा सांसद हैं? तो वो है बिहार के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ राज्यसभा सांसद का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ राज्यसभा सांसद का पुरस्कार संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। संजय सिंह को यह अवार्ड किस संस्था या समूह ने दिया है? तो लोकमत मीडिया समूह, महाराष्ट्र। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसद का पुरस्कार किसे मिला? वर्ष के सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसद का ये जगदम्बिका पाल बीजेपी से हैं, इनको मिला है। किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला, अब देखिए फिर से पहला आ गया, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। किस विद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड को। यह मान्यता भारत सरकार के किस मिशन के तहत दी गई है? तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत। विश्व स्वास्थ्य संगठन
का पारंपरिक चिकित्सा द्वारा दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है तो नई दिल्ली में। शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है तो WHO और आयुष मंत्रालय भारत सरकार। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने किस क्षेत्र को विकसित करने के लिए अधिसूचना जारी की है तो ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र को। तो अंडमान और निकोबार प्रशासन ने किस क्षेत्र को विकसित करने की अधिसूचना जारी की है, ये स्टार पॉइंट है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र को। इसके कारण किन आदिवासी समुदायों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वो है सोमपेन और निकोबारी। वहाँ भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, सोमपेन, अंडमानी और निकोबारी, इस टाइप से। तो ये आदिवासी समुदायों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में वित्तीय अनियमितताओं और खराब गुणवत्ता संबंधी सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं तो उत्तर प्रदेश। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। तो यह आपका स्टार पॉइंट है, पूछा जा सकता है। लगभग 84% शिकायतें इसमें दर्ज हुई हैं। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया तो ओस्लो, नॉर्वे में इसका आयोजन किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह का 2025 वाला, ठीक है। मारिया कोरिना मचाडो, नाम क्या है? मारिया कोरिना मचाडो की ओर से नोबेल पुरस्कार किसने ग्रहण किया तो उनकी बेटी एना कोरिना सोसा ने। किसने? एना कोरिना सोसा ने। स्टार पॉइंट बना लीजिए। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद AIESC की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई तो नई दिल्ली में। किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने का आशय पत्र दिया गया तो यह है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय UNSW। किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने का आशय पत्र दिया गया है तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय है, जिसको कहते हैं UNSW को। हाल ही में संसद में किस विधेयक को पारित किया गया? इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को। यह विधेयक किस पर उपकर लगाने का प्रस्ताव रखता है तो पान मसाला केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने रुपए का बजट मंजूर किया है तो याद रखना है आपको 11,718.24 करोड़ रुपए। तो ये क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने बजट का इसने आवंटन किया है तो 11,718। इसका अमाउंट याद रखना है, उसमें ऑप्शन में पूछ लेता है। तो यह जनगणना किस इस श्रृंखला की कौन सी जनगणना होगी तो 16वीं होगी। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना होगी तो 8वीं होगी। अगर यह जनगणना इस श्रृंखला की कौन सी जनगणना होगी इस प्रकार से पूछे तो 16वीं, और स्वतंत्रता के बाद तो 8वीं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई तो नई दिल्ली में की गई है। इस सत्र में भारत के किस अमूर्त विरासत को शामिल किया गया है तो दीपावली को इसमें शामिल किया गया है। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं तो वो है 16। इस सत्र की मेजबानी के लिए नोडल एजेंसियां कौन सी थी तो संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी। तो इस सत्र की मेजबानी के लिए नोडल एजेंसियां कौन सी थी तो संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी। लक्षद्वीप में पहले निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ? लक्षद्वीप में पहले निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर पर। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर पर। नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना विद्युतीकरण हो गया है? भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना विद्युतीकरण हो गया है तो ये है 99.2%। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 किस मंत्रालय ने तैयार किया है तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। स्टार पॉइंट है, इसको याद रखना है। कोल सेतु नीति किसने मंजूर की है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने। इस नीति के तहत कोयला लिंकेज धारक कितना कोयला निर्यात कर सकते हैं तो यह है 50% तक। पहली राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई तो कृषि भवन नई दिल्ली, ये पहला है तो आपको याद रखना है। तो कहाँ पे पहली राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बैठक आयोजित की गई तो कृषि भवन नई दिल्ली में। भारत ने कहाँ अपनी पहली विदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया तो नमो घाट वाराणसी, ये आप स्टार पॉइंट बना लीजिए। भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया नमो घाट वाराणसी में। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ तो नई दिल्ली में। कौन से नंबर का है तो 23वां, याद रखना है। बाकी किसके बीच तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली। वर्ष 2025 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक क्या था तो भारत रूस विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक समय परीक्षित प्रगतिशील साझेदारी। क्या है इसका शीर्षक? भारत रूस विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक समय परीक्षित प्रगतिशील साझेदारी। पुतिन की यात्रा के दौरान कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं तो 16। वर्ष 2030 आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है तो $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। अर्थ समिट 2025 कहाँ संपन्न हुई? गांधीनगर, गुजरात में। मेरा गांव मेरी धरोहर, स्टार पॉइंट। देखिए अर्थ समिट 2025 कहाँ संपन्न हुई? गांधीनगर, गुजरात में, ये भी स्टार पॉइंट है। और ये वाला भी मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम में अब तक कितने गांवों
का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा हो चुका है? तो 6.2 लाख पूछ सकता है, इसको याद रखना है आपको। भारत अंटार्कटिका में किस मौजूदा अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो मैत्री। तो भारत अंटार्कटिका में किस मौजूदा अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो मैत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में बनने वाले भारत के इस नए अत्याधुनिक केंद्र का क्या नाम होगा? मैत्री सेकेंड। मैत्री सेकेंड केंद्र के पूरी तरह से बनकर तैयार होने की अनुमानित समय सीमा कितनी है? तो 7 वर्ष। वर्ष 2032 तक बनकर यह तैयार हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारत के अन्य सक्रिय स्थायी जो अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वह है उसका भारती। ठीक है, स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। हाल ही में चर्चा रमें डीप ओशन मिशन DOM के तहत कुल कितने प्रमुख कार्यक्षेत्र शामिल हैं? तो 6 कार्यक्षेत्र इसमें शामिल है। डीप ओशन मिशन को किस वर्ष आधिकारिक रूप से आरंभ किया गया? तो 2021 में इसको आरंभ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामुद्रिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संसाधनों का सतत प्रबंधन करना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ 2025 वाला? तो पंचकुला हरियाणा में। ये आप इसका स्टार पॉइंट बना लीजिए। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, जिसको कहते हैं CREA की रिपोर्ट के अनुसार शीतकाल मतलब 2025 और 26 के दौरान भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन से थे? तो गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का है, और नोएडा उत्तर प्रदेश, और दिल्ली। तो ये क्या स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की एक रिपोर्ट आई थी, उसी अकॉर्डिंग बता रहा है कि शीतकाल 2025-26 के दौरान भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन से थे? तो यूपी वाले भी याद रखिएगा, गाजियाबाद और नोएडा, तीसरे पे दिल्ली। ठीक है, भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? चामराजनगर कर्नाटक का रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये देखिए, ये जो घटना चक्र का जो पॉइंटर है, इसमें जितना भी करंट अफेयर्स 1 साल का दिया गया है, वो आपके सभी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो UPSC का, UPPCS का, BPSC का, RRU का हो, या फिर अभी UPSSSC संबंधी जो भी एग्जाम्स लगे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पिछले 1 साल का रिविजन जितना अगर आप कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आप औरों से बेहतर कर पाएंगे, और इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।